हाय फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी जेस्ट। आज हम लोग फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, वो सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है हमने। तो इसके ऊपर अब जब भी विद्युत की धारा बहती है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये हमने देखा है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट ये कुछ दिनों में हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो इसको शुरू करने से पहले मैं हम लोग मतलब अपना नहीं, हम सबका जो मतलब सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो ये क्या है, ये है हम लोग का YouTube चैनल स्टडी जेस्ट एकेडमी। इसको जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर आते हैं, फ्री मोटिवेशनल क्लासेस आते हैं, तो वो भी जानना जरूरी है, देखना जरूरी है, तो इसको जाके जरूर विजिट करो। देन आता है हमारा फेसबुक पेज, इसको लाइक कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसको ज्वाइन करने का मतलब सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, आप लोगों को इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड मतलब पाने के लिए आप लोग इस चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो। ये इंस्टाग्राम का पेज है हमारा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, और ये जो व्हाट्सएप का कम्युनिटी है इसको ज्वाइन करके रखो, 1-to-1 क्वेश्चन, 1-to-1 डाउट रेज करने के लिए। ठीक है, जो जिस भी टॉपिक से आपका डाउट आता है उसी टॉपिक से रिलेटेड आप डाउट रेज करोगे, एंड यहाँ से टीम पर्टिकुलर उस फैकल्टी के पास वो डाउट भेज देगा, एंड विद इन 24 आवर आपकी डाउट आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर स्टडी जेस्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आके इसको लॉग इन करो www.studygest.in। यहाँ से आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ये हम लोग का गूगल प्ले स्टोर में जाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, स्टडी जेस्ट का ऐप, इसे जाके डाउनलोड करो। इसे डाउनलोड करने से सुविधा ये है कि वहां पे बहुत सारे फ्री क्लासेस हैं, बहुत फ्री क्लासेस हैं, तो उसको जाके देख लेना वहां से। ठीक है, ये क्या है, ये हम लोग का यूट्यूब पेज है और ये हम लोग का फेसबुक पेज है। ठीक है, चलो आज शुरू करेंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर कर लूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हम लोगों ने देखा ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते थे, इसको हम लोग लिखते थे I = Q/T। इससे हम लोगों ने डिनोट करा इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जब तैयार होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है कोई भी कंडक्टर से, इलेक्ट्रिसिटी जब जा रहा है कोई भी कंडक्टर, मान लो ये एक कंडक्टर है, ये एक वायर है, इससे जब इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी इस पॉइंट से जब जा रहा है तो कोई भी आइडियल मतलब कोई भी मेटल, कोई भी कुछ भी दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं होता। ठीक है, अब डिजायर्ड रिजल्ट किसी से भी मांगोगे तो वो नहीं दे पाएगा आपको। राइट, तो ये क्या होता है ना, जब भी विद्युत यहाँ से गुजर रही है, जब भी यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसे रेजिस्ट करता है, क्योंकि वो आइडियल नहीं है तो उसे रेजिस्ट करता है। राइट, तो जब भी वहां पे रेजिस्ट हो रहा है, जब भी विद्युत की धारा बह रही है तो उसे उसके ऊपर प्रतिरोध लग रहा है। जब भी ये प्रतिरोध लग रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस हो रहा है। बट एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। राइट, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी लॉस नहीं हो सकती है। क्या हो सकता है, इस एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लॉस हो रहा है, बेसिकली ये लॉस नहीं हो रहा है, ये हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम लोगों को जूल जी ने एक लॉ दिया था जिसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है हमें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें ये कहता है कि इसे कितनी मात्रा में ऊष्मा वहां से उत्पन्न होगा और कितनी मात्रा में, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम दैट, इट इज गिवन बाय H और Q। इसको H भी लिख सकते हो, इसे Q भी लिख सकते हो। मैं हमेशा दो इसलिए लिखता हूं कि ताकि आप लोगों में कोई कंफ्यूजन ना आ जाए। ठीक है, कल चलकर ऐसा ना हो कि कोई कंफ्यूजन वहां से क्रिएट हो जाए, इसलिए मैं H भी लिख देता हूं, Q भी लिख देता हूं, आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हो। राइट, तो H और Q इज इक्वल टू I² RT। यहाँ पे I क्या है, I है फ्लो ऑफ करंट, R क्या है रेजिस्टेंस, T क्या है टाइम। ठीक है, R क्या है प्रतिरोध, T क्या है समय, और I क्या है विद्युत की धारा। ठीक है, ये जो H और Q है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² का, दैट इज द फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लो ऑफ करंट की स्क्वायर की, rather I correct myself, फ्लो ऑफ करंट की स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लो ऑफ करंट का रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड
फ्लो ऑफ करंट मतलब टाइम, कितने समय से वहां से इलेक्ट्रिक करंट विद्युत की धारा बह रही है, इसके ऊपर भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट, व्हाट द पॉइंट। चलो, ये तो था हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और यही है मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट में हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल इफेक्ट में हम लोग देखेंगे कि कोई भी, मान लो ये कोई भी एक सोल्यूशन है, जैसे यहाँ पर कंडक्टर है ना, सॉलिड स्टेट में कंडक्टर है, तार वायर जिससे इलेक्ट्रिक जा रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है ये कंडक्टिंग सोल्यूशन है, जैसे इज कंडक्टर इन ए लिक्विड फॉर्म, राइट, ये कंडक्टर इज इन ए लिक्विड फॉर्म। यहाँ जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जब भी विद्युत की धारा यहाँ से पास करोगे आप, तो ये कंडक्टिंग सोल्यूशन जो है ना वो अपने आयन में डिकम्पोज हो जाएंगे, वो अपने आयन में टूट जाएंगे, राइट। मान लो कि ये सोल्यूशन NaCl का बना हुआ है, मान लो कि ये सोल्यूशन NaCl का बना हुआ है, जब भी विद्युत की धारा यहाँ से क्रॉस करेगी तो ये जो सोल्यूशन है NaCl का, ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, दैट इज कि वो अपने जो सोल्यूशन जिससे बना हुआ है वो अपने आयन में टूट जाएंगे, Na+ और Cl-। इसी के ऊपर हम हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करता है कि वो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। केमिकल इफेक्ट बेसिकली यही है कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी कोई कंडक्टिंग सोल्यूशन से पास होता है तो वो कंडक्टिंग सोल्यूशंस अपने आयन में टूट जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाते हैं, राइट, व्हाट द पॉइंट। ये क्या है, ये जो कंडक्टिंग सोल्यूशन है, इस कंडक्टिंग सोल्यूशन को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इस कंडक्टिंग सोल्यूशन को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं भाई मेरे, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा सेल है ना, जो चेंबर है जिसमें ये प्रोसेस पूरा हो रहा है, इस चेंबर को क्या कहते हैं हम, इस चेंबर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर टूट जाना, यहाँ पे कैथोड आएंगे, एनोड आएंगे, कैथोड में जाके ये कैथोड यहाँ पे होता है, यहाँ पर एक कैथोड होता है और यहाँ पर एक एनोड होता है, ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, ये कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। ये जो आयन टूट रहे हैं, ये Na+ जो आयन है ना, ये प्लस आयन यहाँ पर जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे और Cl- जो आयन है वो जाके यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल, ठीक है। तो ये आयन जो नेगेटिव में है वो जाके एनोड में चिपक जाएंगे जो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें हमारा पॉजिटिव आयन जो टूटकर बना Na+ बना है वो जाके वहां पे चिपक जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस पूरा प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और यहाँ पर हमें फैराडे जी ने एक लॉ दिया था, फैराडे जी ने एक लॉ दिया था हमें, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है। वो लॉ हमें ये कहता है कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। M क्या है, M हो गया मास। मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइम पे, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन वहां पे डालते हैं, ठीक। ये जो Na+ यहाँ पे बन रहा है ना, ये कितनी मात्रा में जाके कैथोड में जमा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बात समझ में आई, कितनी मात्रा में Na+ जो पॉजिटिव आयन ये जाके कैथोड में जमा होगी, ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। यही है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इतना सारा कुछ तो अभी हमको जानने का अभी वक्त नहीं है। ये मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को डिस्क्राइब इसलिए किया क्योंकि आप लोग जब भी क्लास करो ना तो आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सर मुझे ये पता है, अब मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इतना सारा कुछ डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो अभी हम लोग आज जो शुरू करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इट्स डिस्कवरर। मैग्नेटिज्म क्या होता है, उसके डिस्कवरर कौन है, ये है फलाना ठिकाना, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूं, तब तक आप लोग भी पानी वानी पीना चाहो तो पी सकते हो। पानी पीने बोला भाई, मैं खाना वाना मत खाने लग जाना, मैं भी बिना खाए बैठा हूं अभी तक। ठीक है, रब हो गया मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड डिस्कवरर। आज हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करने से पहले जो चीज हमें जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है, देखो मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म क्या है, वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिससे कोई भी मैटर आयरन को अपने तरफ खींचता है, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो आयरन को अपने तरफ खींचता है, उसे मैग्नेटिज्म कहते हैं। व्हाट द पॉइंट, क्लियर है बात।
मैग्नेटिज्म क्या है, मान लो ये अगर मैग्नेट है, इसके अगर आजू बाजू में अगर लोहे का छोटा छोटा कण रख दूं तो ये अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ये इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट। इसका डिस्कवरर कौन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरर कौन है, इसका डिस्कवरर है एच डब्ल्यू ओरस्टेड, ठीक है, एच.डब्ल्यू. ओरस्टेड, ये इसका डिस्कवरर है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट होता कैसे है, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट होता कैसे, जैसे विद्युत की धारा गुजर रही थी तो हीटिंग इफेक्ट आ रहा था, सॉल्यूशन से जा रहा था तो केमिकल इफेक्ट आ रहा था, ठीक उसी तरह से मान लो कि ये कोई लोहे का पतीला है, लोहे का पतीला क्या कहते हैं उसको, मेरा उतना हिंदी शुद्ध नहीं है, ये एक लोहे का रॉड है, मान के चलो कि पतीला का मतलब ही क्या है वही मुझे मालूम नहीं, आया मुंह में तो बोल दिया मैंने। तो ये मान लो कि लोहे का रॉड है, राइट, ये एक लोहे का रॉड है, यहां से आपने विद्युत की धारा देना स्टार्ट करा, ठीक है, यहां से हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक करंट देना स्टार्ट किया। जब मैं इसको इलेक्ट्रिक करंट देना स्टार्ट कर रहा हूं तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि ये कंडक्टर है, राइट, आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से आयरन, जब भी यहां से मैं विद्युत की धारा दे रहा हूं, जब भी यहां से मैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने की कोशिश कर रहा हूं, चार्ज दे रहा हूं, तो ये करंट फ्लो हो रहा है, राइट, ये करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं क्या करा, अब ओरस्टेड जी ने क्या किया था, मैंने नहीं किया था, ओरस्टेड जी ने क्या किया था, इसके आसपास चारों ओर लोहे के छोटे छोटे कण रख दिए थे, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि जब भी मैं इलेक्ट्रिक करंट यहां से दे रहा हूं तो वो लोहे के जो कण है ना वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट, ये उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट मींस अगर लोहे के छोटे छोटे कण इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये मैग्नेट की जैसा काम कर रहे हैं, है कि नहीं, ये मैग्नेट की जैसा काम कर रहे हैं। अगर ये मैग्नेट की जैसा काम कर रहा है, छोटे छोटे कण को वो देख रहे थे, तो ओरस्टेड जी ने क्या किया, ओरस्टेड जी ने क्या किया, उसको यहाँ से विद्युत जो यहाँ से वो सप्लाई कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट, उस सप्लाई को उन्होंने रोक दिया। द मोमेंट उसने सप्लाई को रोका, ये जो कण थे यहाँ पे जो चिपक रहे थे वो चिपकना हट गया, मतलब वो चिपकना बंद हो गया। स्टॉप द अट्रैक्टिंग आयरन पार्टिकल्स, राइट, स्टॉप अट्रैक्टिंग द आयरन पार्टिकल्स। तो इससे हमें ये पता लग गया कि जब भी मैं विद्युत की धारा, जब भी मैं इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से दे रहा हूं, ये काम कर रहा है एज ए मैग्नेट, वो अपने तरफ आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड एट द मोमेंट में यहाँ से करंट का फ्लो कराना बंद कर देता हूं तो ये फिर से वापस आ जाता है अपने पुराने फॉर्म में, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सिंपल आयरन, ठीक है। तो जिस वक्त मैं इसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहा हूं तब ये बिहेव करता है एज ए मैग्नेट, और उस टाइम पे हम इस तरह के मैग्नेट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट द पॉइंट, इस टाइम पे हम लोग इस तरह के कंडक्टर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। द मोमेंट वी स्टॉप सप्लाइंग द करंट, it again behave like its original form, that is a simple iron. What the point? Clear है? ये है मैग्नेटिज्म, ये है ओरस्टेड जी का डिस्कवर, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके यूज पर कि ये कहां यूज होता है। देखो यूज तो बहुत सारा है लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत लेके चलेंगे। ये देखो ये सब क्वेश्चंस ना जो मतलब आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेशन कराए जाएंगे उसमें यहाँ के यूजेस, ये किस यूज में होता है, वो किस यूज में होता है, ये सब आएगा। ये थ्योरी पार्ट है, इसमें हम ज्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं जाएंगे। यूजेस क्या क्या है बस उसको देखेंगे, ठीक है। यूजेस क्या क्या है, देखो वोल्ट मीटर, एम मीटर, इलेक्ट्रिक बेल, इन सारी जगहों पर ये यूज होता है। वोल्ट मीटर किस किस काम में आता है, वोल्टेज मापने के लिए, टू मेजर वोल्टेज, ठीक है, टू मेजर वोल्टेज, ये वोल्टेज मेजर करने के लिए ये काम में आता है, ठीक है। एम मीटर क्या होता है, एम मीटर होता है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा आप लोगों को पता है एम मीटर और गैल्वेनोमीटर के बीच का डिफरेंस, या वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर के बीच का डिफरेंस पता है? आप लोगों ने क्लास देखा? अगर आप लोगों ने क्लास देखा है तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। पुराने क्लासेस अगर इलेक्ट्रिसिटी के देखे होंगे आप लोग तो आप लोगों को पता होगा, वहां मैंने कराया था इसको कि एम मीटर और गैल्वेनोमीटर के बीच का डिफरेंस क्या है। गैल्वेनोमीटर और एम मीटर के बीच का डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि गैल्वेनोमीटर में हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं, मतलब जब नापते हैं, माप क्या होता है हिंदी में उतना डिटेल में मत जाओ, जब मेजर करते हैं, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ वो सबसे बेहतर होगा, कि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने की कोशिश करते हैं गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी उतना हाई नहीं होता है, ठीक है, वो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं माप पाता, ठीक है, वो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजर नहीं कर पाता, तो उसकी सेंसिटिविटी उतना हाई नहीं है, उसमें एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं मिलता, ठीक है।
इन दैट केस हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, शंट रेजिस्टेंस। अगर शंट रेजिस्टेंस यूज कर दिया जाए तो एमीटर भी, गैल्वेनोमीटर ही एमीटर बन जाते हैं। और एमीटर में क्या होता है, एमीटर से तब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी वहां से मेजर कर सकते हैं एंड एग्जैक्ट वैल्यू, सेंसिटिविटी भी उसकी बहुत हाई हो जाती है। एट द सेम कॉन्सेप्ट वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर की भी डिफरेंस होती है। वोल्ट मीटर क्या होता है, मेजर वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजर होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इन द वोल्टेज ड्रॉप, राइट, द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते वक्त ये जो वोल्ट मीटर है इसकी सेंसिटिविटी एज लाइक गैल्वेनोमीटर कम होता है। जब उसकी सेंसिटिविटी हमें बढ़ानी होती है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप मुझे मेजर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को शंट रेजिस्टेंस से पोटेंशियोमीटर बना देते हैं। एंड एट द सेम टाइम जैसे यहाँ पे मुझे एमीटर से मिल जाता है, वहां पर हमें पोटेंशियोमीटर से वो सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो वो पुराना क्लास अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देख लेना। मैं इसलिए यहाँ पे बोला कि आप में थोड़ा बहुत एनर्जी तो जगे कि पुराने क्लासेस भी देखना चाहिए, है कि नहीं। चलो, ये हो गया यूजेस। बेसिकली इससे बहुत ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं, इससे मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आपने फिजिक्स ऑनर्स करना है अभी बैठ के, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये क्लासेस आप देखो, हर एक चीज का ना कोई एक मतलब लिमिटेशन होता है। ठीक है, उस लिमिटेशन की कितना आप उसे स्ट्रेच कर सकते हो, ये एक लिमिटेशन होता है। ठीक है, ये बेसिकली ये क्लासेस कॉम्पिटिटिव के लिए सही है, जितने कॉम्पिटिटिव इससे बाहर कुछ नहीं आता, एंड आपके अप टू 10 लेवल के लिए सही है, आप जेक्सपो की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी सही है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख के ये बनाया गया है। ठीक है, अब इससे ज्यादा जानने की जरूरत हो तो हमारे हायर क्लासेस भी आते हैं, उसको जाके सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो, ये हो गया यूजेस। अब आते हैं सेकंड की, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। देखो, एक कहानी याद रखो कि जब गब्बर सिंह को जब सांबा बोलते हैं कि सांबा नहीं, सॉरी, कालिया जब बोलते हैं कि सरदार उसने हमें मतलब जो लूट मार करते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पता नहीं आ रहा है मुझे, जो लूट करते हैं वो देने से इनकार कर दिया गांव वालों ने। तो गब्बर क्या कहता है, गब्बर कहता है कि तुम लोग खाली हाथ वापस आ गए। 50-50 कोस दूर जब कोई भी बच्चा रोता है तो उसका माँ उसे कहता है कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, राइट, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये किस लिए कहा था गब्बर सिंह ने, सपना तो नहीं आता उसे 50 कोस दूर का, लेकिन क्या है कि गब्बर सिंह ये इसलिए कह रहा था क्योंकि उसकी मतलब उसका जो खौफ है ना, वो 50-50 कोस दूर तक, 50 कोस दूर तक उसकी खौफ पूरा उस इलाके में था। इसलिए वो कह रहा था ये बात कि मेरी पकड़ वहां तक है। वो 50 कोस दूर ही क्यों बोला, वो 500 कोस दूर क्यों नहीं बोला। ठीक है, पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट। वो 50 कोस दूर क्यों बोला, क्योंकि उसे जानता है कि ये पूरा एरिया मेरा है, इस एरिया का मेयर मैं हूं, इस एरिया में मैं जो चाहूंगा वही होगा। ठीक है, इस एरिया में मैं जो चाहूंगा वही होगा, मैं इस एरिया का मेयर हूं, इसलिए उसने 50 कोस दूर की बात करी। ठीक है, एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये कहानी याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो फील्ड है, इसको जो आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मतलब इसे जब इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बनाया तो मैं इसे कहां कितनी दूर तक रख सकता हूं, कितनी दूर तक उस छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स, छोटे छोटे लोहे के कण को मैं रख सकता हूं कि वो अट्रैक्ट करे। ये एक मतलब इसकी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली में इस एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया एंड कोलकाता में अपने एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा रखा और बोला कि सर वो तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, राइट। तो हर एक चीज का ना कोई एक मात्रा होता है, कोई एक लिमिट होता है कि कितनी दूर तक वो फैल सकता है, कितनी दूर तक वो खींच सकता है अपनी तरफ से। ठीक है, कितनी दूर से वो खींच सकता है अपनी तरफ। जैसे गब्बर सिंह का 50 कोस का लिमिट था, इसका भी एक लिमिट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जब ये बन गया तो इसका भी एक लिमिट है। ये लिमिट कितना है नहीं है उसी के ऊपर बेस करके उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये जो पूरा जो 50 कोस का जो एरिया था गब्बर सिंह का, जो गब्बर का एरिया था, ये मैग्नेट कितनी दूर तक कितनी दूर से आयरन पार्टिकल को अपने तरफ खींच लेता है, ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट द पॉइंट, ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपने समझा। मान लो ये एक मैग्नेट है, मान लो ये एक मैग्नेट है, ये आपका एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हर एक मैग्नेट का होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया से भी छुपती नहीं ये बातें। ये बेसिकली अभी मत जाओ इसके ऊपर, मैं आऊंगा इसके ऊपर, राइट।
ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया जो बना है, ये पूरा एरिया है इसका मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मान लिया, ठीक है। ये जो पूरा एरिया बना है ये हो गया इसका पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये लाइन जो मैंने खींच दिया, ये लाइन क्या दिखता है हमें? नहीं दिखता है ना। ये लाइन दरअसल इमेजिनरी लाइन होते हैं। क्या है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? चार्ट लिख दिया मैंने। आज एक्चुअली ये परेशान कर रहा है, समझे? ये जो टेक्निकल डिवाइस है ना, थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। देखो यार प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, ठीक है। अरे यार हटाओ यार, इसको ऐसे लिखता हूं मैं। इसको ऐसे लिखता हूं मैं कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका कि ये लाइन इमेजिनरी होते हैं, नॉन विजिबल इमेजिनरी लाइन होते हैं। ये व्हाट द पॉइंट? नॉन विजिबल इमेजिनरी लाइन होते हैं। ये जो लाइन मैंने खींचा ये नॉन विजिबल होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। इसको कैसे निकालते हैं वो सब कुछ देखेंगे, बट बेसिकली ये नॉन विजिबल इमेजिनरी लाइन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक करंट यहां से गुजर रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट यहां से पास हो रहा है ना। तो जब जैसे इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता था तो हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुझे मिलता था पॉजिटिव, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता था, ये सारा कुछ जैसे होता था। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो भी कहां से कहां जाएंगे, सेम उसी तरह जैसे इलेक्ट्रिक करंट में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। क्या होता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। व्हाट द पॉइंट? यहाँ पर नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर आप बाहर से देखोगे, आउटसाइड देखोगे इसका, तो आउटसाइड में क्या होता है, आउटसाइड में ये नॉर्थ टू साउथ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैंने बोला था आपको कि इसको अभी मत देखो, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, आपको भी थोड़ा आसान होगा समझने में। ये नॉर्थ से साउथ गया, ये आउटसाइड से मैंने देखा, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये यहाँ से जा रहा है, तभी ना आपको पता है कि ये सारा कुछ एक क्लोज सर्किट में चलेगा एंड एक लूप कंप्लीट करेगा, राइट। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज पाथ में चलता है, ये लूप कंप्लीट करता है, ठीक है। तो लूप अगर कंप्लीट कर रहा है तो ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, आउटसाइड से मैं ये देख रहा हूँ, ये मेरा मैग्नेट है, मान लो यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। बट ये लूप कंप्लीट होने के लिए इसे अंदर से भी तो चलना है, अंदर से भी तो चलना है। अगर अंदर से चलेगा, इनसाइड से चलेगा, इनसाइड से चलेगा तो क्या आएगा मेरे पास, इनसाइड से चलेगा तो ये साउथ से नॉर्थ तक जाएगा, ठीक है। ये साउथ से, ये जो साउथ से नॉर्थ तक जाएगा। व्हाट द पॉइंट? ये है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या है वो क्या है उसको देखो कि ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड जो यहां से निकल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो इस मैग्नेट से निकल रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्राई करते हैं कि एक आसान सा रूट को वो यूज करे, ठीक है। एक आसान सा रूट वो यूज करे। एक मिनट यार, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से जनरेट हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की एक टेंडेंसी होती है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की एक टेंडेंसी होती है, ठीक है। एक टेंडेंसी होती है इस मैग्नेटिक फील्ड की कि वो पाथ चूज करे जिसमें कम से कम रिलक्टेंस हो, वो पाथ चूज करे। तो चूज द पाथ which have lowest reluctance, ठीक है। अब ये रिलक्टेंस क्या है सर? देखो रिलक्टेंस कुछ नहीं है, ये एक प्रतिरोध है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जब क्रॉस करता था तो वहां पे रेजिस्टेंस नहीं लगता था, रेजिस्टेंस होता था ना उसमें, तो ठीक उसी तरह का यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है उसे हम रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, उसे हम रिलक्टेंस कहते हैं, राइट। ये चुंबकीय प्रभाव का प्रतिरोध है, ठीक है। तो हमेशा आप भी देखते हो ना कि जिस रोड से बम्पर कम हो उस रोड से आप जाए ताकि आपकी स्पीड उतना ज्यादा ना हो, ठीक है ना। आप भी कोशिश करते हो कि जो रास्ता शॉर्टकट हो, जो रास्ते से हमें रुकावटें कम मिलेंगी, हम उसी से जाएंगे। तो इस फील्ड का, इस जो लाइन है, इसका भी एक टेंडेंसी रहता है कि हमेशा वही रूट चूज करता है जिससे उसे
कम रिलक्टेंस का सामना करना पड़े, दैट मींस उसे कम प्रतिरोध का सामना करना पड़े। ठीक है, व्हाट द पॉइंट। तो ये हो गई हमारी थर्ड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम चौथे पॉइंट पढ़ेंगे। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये मान लो ये एक मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, लाइन यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, लाइन यहां से यहां जा रहा है, एक लाइन यहां से यहां जा रहा है। ये कोई भी मैग्नेटिक लाइन, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे को कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैं अगर और भी आसान तरीके से बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर, नेवर कट ईच अदर। क्या बताया मैंने? ये जो फील्ड है ना, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। उसका रीजन क्या है पता है? मैं बता दूं आपको इसका रीजन। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। इसका रीजन मैं बता दूं। मान लो यहां से कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है एंड आपने देखा कि वो इसको काट के ऐसे आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का अगर मुझे डायरेक्शन पता करना हो तो मैं क्या करता हूं, कोई भी पॉइंट पर अगर मुझे डायरेक्शन पता करना हो तो मैं इससे एक टेंजेंट खींच लेता हूं। ठीक है, मान लो यहाँ पर मुझे जानना है तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक टेंजेंट खींच लेता हूं। इसी से मुझे क्या पता चलता है, इसका डायरेक्शन पता चलता है। बट कहीं पर अगर लाइन कट करेगा, कहीं पर अगर लाइन कट करेगा तो इसका एक अलग टेंजेंट होगा और इसका एक अलग टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट का दो अलग अलग टेंजेंट आ जाएगा जिससे मुझे उसकी डायरेक्शन पता नहीं होगी। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, डायरेक्शन का हम कैसे निकालते हैं, उस लाइन पर टेंजेंट खींचकर। और अगर कहीं पर वो कट करेगा तो वो टेंजेंट हम नहीं निकाल पाएंगे। एट द मोमेंट हम टेंजेंट नहीं निकाल पाएंगे तो हम उसकी डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर कट्स ईच अदर। ठीक है, तो इतना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आएंगे सेकंड टॉपिक पर। हमारा सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है हमारा सेकंड टॉपिक? मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसको समझो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकल रहे हैं, बस उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। थोड़ा सा समझो इसको। ये एक मैग्नेट है, ये आपका एक मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। ठीक है, यहां से लाइन निकल रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन generated from north pole and goes towards south pole is total। ये जो टोटल है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। क्या बताया मैंने? इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स वो है कि कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, number of magnetic field line comes out of an electromagnet comes out of an electromagnet is magnetic flux। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई? इससे हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जनरेटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट क्या है इसका? एसआई यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का? एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। वेबर। ठीक है, अब कोई बता सकता है क्या कि 1 वेबर इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं? कोई बताओ, 1 वेबर इज इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं? देखो 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। एफएल बहुत सारा मतलब होता है। ठीक है, एफएल मतलब फील्ड लाइन लिखा मैंने, और कुछ ज्यादा समझ मत लेना। 1 मैक्सवेल देख लो, और एक पॉइंट देख लो, 1 मैक्सवेल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 वेबर, 10 टू द पावर -8 वेबर। ठीक है, वेबर को शॉर्ट में डब्ल्यू भी लिखा जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पता लग गया आपको, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम एन
इलेक्ट्रोमैग्नेट comes out from an electromagnet is magnetic flux, उसे हम phi से डिनोट करते हैं। SI यूनिट इसकी वेबर होती है। 1 वेबर is equals to 10 to the power 8 magnetic field lines and 1 Maxwell is equals to 10 to the power minus 8 वेबर। Got the point? चलो अब जो देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। अब देखो भाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व होता है, ठीक है। घनत्व का मतलब क्या होता है, एक एरिया में कितना वो जमा हुआ है, इसे घनत्व कहते हैं। बेसिक सा डेफिनेशन देखो, डेंसिटी क्या होता है, एक छोटे से एक एरिया मैंने डिफाइन करा, उस एरिया में वो कितना है। मान लो कि एक पॉपुलेशन डेंसिटी हमें निकालना है, मेरा एरिया 2 किलोमीटर का है, इस 2 किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन है, इससे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। तो ठीक उसी तरह से एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, यही है उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। गॉट द पॉइंट? कितनी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, यह हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड एक पर्टिकुलर एरिया से कितना निकल रहा है वो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। गॉट द पॉइंट? इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से। किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो बी से डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कितने अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा निकल रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर एरिया से। इसको क्या हम लिख सकते हैं, फाई अपॉन एरिया का क्या होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना फाई अपॉन एरिया स्क्वायर, फाई एरिया स्क्वायर, ठीक है। ये फाई को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, फाई मत लिख देना, मैंने लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही है वेबर मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब फाई को हम कैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, एंड फाई का यूनिट क्या है, वेबर है, तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको मिटा ही देता हूं यार, नहीं तो फिर आप लोग क्या कहोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजिया जाओगे, ठीक है। तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं, वेबर से, और एरिया को कैसे डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर से। तो ये मेरे एरिया, यहाँ पर यूनिट क्या बनेगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम इसमें फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्ला। व्हाट द पॉइंट? इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तोड़ो डेफिनेशन को। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, पहले तो ये समझ लो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन comes out from an electromagnet is magnetic flux. Density क्या है, number of magnetic field line comes out from a particular path, from a particular area of a magnet, that is magnetic flux density. इसको कैसे डिनोट करोगे, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया का स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या यूनिट होता है, वेबर होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो दैट इज इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। और उस वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, है ना। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। देखो ये सारा कुछ जो मैं बता रहा हूं ना, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। एक बार में ना हो सके 2 से 3 बार देखो वीडियो को, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसको 1-2 बार समझना है, रटना नहीं है, समझना है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होता है, ये मान लो एक मैग्नेट है, ये मान लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल, ठीक है। यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, मुझे यहां पर पर्टिकुलर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जानना है। दैट मींस पर्टिकुलर इस पोल पर, मान लो कि ये साउथ पोल से, ये है साउथ पोल, ये है आपका नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर कितनी मात्रा में मैग्नेटिक फोर्स प्रदान कर रही है, मुझे ये अगर जानना है तो इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, the amount of magnetic force given by any particular pole, either may be north pole or may be south pole, given by any particular pole on a particular point is magnetic flux intensity. क्या बताया मैंने कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे अगर हमें जानना है तो उस पॉइंट पर किसी भी कोई भी एक पोल से उसके ऊपर कितनी प्रेशर पड़ रहा है, कितना फोर्स पड़ रहा है, प्रेशर नहीं कितना मैग्नेटिक फोर्स पड़ रहा है उसके ऊपर, ये कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। ये नॉर्थ पोल से भी हो सकता है, कोई भी एक पोल से इसको आप कर सकते हो। व्हाट द पॉइंट? तो यहाँ पर क्या है, ये मान लो एक फोर्स है, ये मान लो P है, P के ऊपर कितना फोर्स एक्टिंग ऑन पर्टिकुलर पॉइंट, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट P मैं लिख देता हूं यहाँ पर, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट P बाय एनी पोल,
इधर में भी नॉर्थ और में भी साउथ। कितना अमाउंट ऑफ फोर्स, कोई भी एक, या तो नॉर्थ, दोनों एक साथ नहीं, या तो नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से, कितनी मात्रा में फोर्स उस पे पड़ रहा है, कितनी मात्रा में फोर्स उस पे एक्सर्ट करा जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं H से। व्हाट द पॉइंट, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, H से। तो इस यहाँ पर एक रिलेशन आता है कि ये H जो है ना, ये H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, B क्या है, हमने ऊपर देखा था, B क्या है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है B। फिर ये H जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अब पता चलेगा आपको कि डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी भी होगा, राइट, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी होगा। अब अगर मुझे ये कोफिशिएंट हटाना है तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं, वो है म्यू नॉट। अब म्यू नॉट क्या है इसको हम देखेंगे बाद में। एट द टाइम ये जान के रखो कि ये म्यू नॉट यहाँ पे एक कांस्टेंट है, जिसको मतलब ये कोफिशिएंट हटाने के लिए यूज होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है, H इक्वल्स टू म्यू नॉट B। ठीक है, H क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी है, एंड B क्या है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, फ्लक्स F से B एंड I से H। ठीक है, F से B दैट इज फ्लक्स, मतलब डेंसिटी से, डेंसिटी का B और इंटेंसिटी का H, ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, चलो ये रट्टा नहीं है, बस ट्रिक्स है, ऐसे याद रखा जाता है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है तो आपको पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये आपको पता है, इंटेंसिटी क्या होता है पता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ इंटेंसिटी नहीं गड़बड़ाएगा क्योंकि वो फाई से आता है, बट डेंसिटी और इंटेंसिटी में ना थोड़ा बहुत सिटी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इसलिए H से एक B से, तो इसलिए इसको कैसे याद रखते हैं, I से H एंड B से D। ठीक है, B से D, I से H, इसे ऐसे हम लोग याद रखते हैं, BDIH। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रखते हैं, BDIH। इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं H से और डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं B से। व्हाट द पॉइंट, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये क्या है हमारा, ये है हमारा परमेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या है, देखो परमेबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, पहले तो इसको फिर से क्लियर करो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइन, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट द पॉइंट, total number of magnetic field line, total number of magnetic field line, total number of magnetic field line generated from an electromagnet is magnetic flux, जिसे मैं फाई से लिख देता हूं, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स। बट उसका अगर स्ट्रेंथ पता करना हो मुझे, मान लो कि मैं 10 रोटी खा सकता हूं, मान लो ये मेरी कैपेसिटी है, मैं 10 रोटी खा सकता हूं, बट एट द टाइम बिंग मैं 2 ही रोटी खा रहा हूं। व्हाट द पॉइंट, मैं 10 रोटी खा सकता हूं, मैं एट द टाइम बिंग 2 रोटी खा रहा हूं, तो ये जो 2 रोटी मैं खा रहा हूं ना, ये हो गई मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स, और जो मैं 10 रोटी खा सकता हूं वो हो गया मेरा परमिएबिलिटी। क्लियर है बात, उसकी क्षमता, उसका पावर, उसका स्ट्रेंथ क्या है, ये है परमेबिलिटी। दैट इज वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट कितने अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाल सकते हैं, ये हो गई उसकी परमेबिलिटी, एंड कितना वो निकाल रहे हैं ये हो गया उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट द पॉइंट, फिर से समझो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैं यहाँ पे बनाता हूं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट शानदार से, कला का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए। ये हो गया एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से मान लो एक पॉइंट फील्ड लाइन, 2 फील्ड लाइन निकल रहे हैं, बट ये अगर 2 फील्ड लाइन निकल रहे हैं, 2 फील्ड लाइन अगर निकल रहे हैं, तो ये 2 फील्ड लाइन ये हो गया उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। बट उसकी कैपेसिटी, मान लो कि उसकी कैपेसिटी है 10 फील्ड लाइन निकालने का, 10 फील्ड लाइन निकालने का उसकी कैपेसिटी है। ये 10 फील्ड लाइन क्या हो गया, उसकी 10 फील्ड लाइन हो गया म्यू। म्यू क्या है, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी से हम, मतलब परमेबिलिटी को हम किससे शो करते हैं, म्यू से। ठीक है, इस म्यू से हम लोग क्या करते हैं, म्यू से हम लोग परमेबिलिटी को शो करते हैं। ठीक है, अब देखो वो पॉइंट पर आ जाओ कि म्यू देखा आपने तो आपको याद आ गया कि सर ने बताया था कि H को कोफिशिएंट हटाने के लिए यहां सर ने यूज किया था म्यू नॉट B। ये म्यू नॉट अब क्या है, ये म्यू नॉट, ये परमेबिलिटी। जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर आप वैक्यूम में रख देते हो, इसको अगर आप वैक्यूम में रख देते हो, तो इसकी जो परमेबिलिटी है वो दिया जाता है म्यू नॉट से।
ठीक है, ये अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग एटम के लिए, अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। तो ये जब अलग होता है तो इसका वैल्यू भी अलग अलग होगा। इसका मैं अभी तक नहीं, इसको मैं अभी नहीं ले रहा हूं, बट एट द टाइम भी ये जान के रखो कि ये जो वैक्यूम में होता है तो ये म्यू नॉट से क्या दिखाया जाता है, शो कराया जाता है परमेबिलिटी को, और वही कांस्टेंट मैंने वहां पे लिया था, H इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बी में। व्हाट द पॉइंट? ये हो गया परमेबिलिटी। कभी मत भूलना भाई, परमेबिलिटी है क्षमता जो कितनी मात्रा में वो निकाल सकता है, बट निकाल कितना रहा है, जो निकाल रहा है वो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, जो निकाल सकता है वो हो गया आपकी परमेबिलिटी। डेंसिटी क्या है पता चल गया आप लोगों को। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन वाइज यहीं तक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसके ऊपर हमें क्या जानना है, इसके ऊपर हमें जानना है ये जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को हमें जानना है, ये डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। ये डायरेक्शन के ऊपर एक क्लास और होगा आप लोगों का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सब के ऊपर एक क्लास और होगा। तो अभी एट द टाइमिंग मतलब उतना टाइम मेरे पास है नहीं, क्योंकि और भी क्लासेस हैं मेरे, तो वो क्लास मैं लेकर आऊंगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। देन हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल कैसे निकालते हैं, स्नो या फिर NSOW, ये सब कैसे आता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपन लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसको फिर से एक बार देख लेना, एक बार में ना हो सके तो 2 से 3 बार वीडियो को देखो, समझ जाओगे, आराम से समझ जाओगे। ठीक है, चलो टाटा।